हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राज्य में साम्राज्य, और इस वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों पर लगे हुए लोगों की सूची बनाइए। मतलब मौर्य काल में लोग जो काम धंधे करते थे उनकी जो है हमें सूची बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो हम लोगों ने लिखा है मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों पर लगे लोग। तो पहला हो जाएगा सरकारी अधिकारी, दूसरा कृषक, तीसरे पॉइंट में है पशुपालक, फिर शिल्पकार, व्यापारी, संदेश वाहक, जासूस, फल फूल संग्राहक, शिकारी। ये जो 9 प्रकार के हैं ये सभी वहाँ के काम धंधों पर लगे हुए लोगों के प्रकार है। ठीक है, तो हम लोगों ने 9 प्रकारों को देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, आपका जो है कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसे जो है आप लोगों को भरना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन होता है वहां डैश अधिकारी वसूलते हैं। मतलब देखिए जहां पर जो है सम्राटों का सीधा शासन होता है ना वहां पर अधिकारी डैश वसूलते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर, तो क का उत्तर लिखिएगा आप लोग कर। क्या वसूलते हैं, तो कर वसूलते हैं। ठीक है, फिर ख नंबर देख लीजिए, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, मतलब राजकुमारों को जो है प्रांतों में अक्सर किसके रूप में भेजा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम लोग ख नंबर में क्या लिखेंगे, तो गवर्नर राज्यपाल के, किसमें, गवर्नर या राज्यपाल के रूप में उन लोगों को भेजा जाता था। ठीक है, फिर ग नंबर पॉइंट देखते हैं। तो ग नंबर पॉइंट है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो किस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, यहाँ पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उन लोग जो है मार्गों और नदियों, क्या क्या चीज़ों पर, मार्गों और नदियों। तो खाली स्थान में क्या लिखिएगा आप लोग, एक पहला में लिखिएगा मार्गों और दूसरा में लिखिएगा नदियों। ठीक है, फिर देखिए घ नंबर देखते हैं हम लोग। तो घ नंबर है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। मतलब जो लोग मौर्य प्रदेश में रहते थे वो लोग मौर्य अधिकारियों को क्या देते थे, तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, तो वो लोग जो है नजराना देते थे। क्या देते थे, नजराना। नजराना जो है एक प्रकार का कर होता है जो वहाँ के लोग अपने शासक को देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, चारों क्वेश्चन देख लिया और नीचे देखिए उसका सारा का आंसर लिखा है, आप जो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। मतलब यहाँ पर जो है आपको कुछ वाक्य दिया हुआ है जिसे आपको पढ़कर बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत। टेंशन मत कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। तो क्या उज्जैन जो है, उज्जैन में उत्तर पश्चिम की तरफ आने जाने का मार्ग था। तो चलिए देखते हैं सही होगा या गलत। तो गलत, उज्जैन से उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग नहीं था। फिर दूसरा है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो क्या जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके हैं वो मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य में जो था ना पाकिस्तान में भारत का ही भाग था। ठीक है, फिर ग नंबर है, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हैं। तो क्या चंद्रगुप्त के जो विचार हैं वो अर्थशास्त्र जो है एक बुक है जिसे चाणक्य ने लिखा है उसमें लिखे गए हैं। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो गलत, उसमें जो है नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, गलत लिखेंगे। फिर इसके बाद घ नंबर है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। तो क्या कलिंग जो है बंगाल का प्राचीन नाम था, तो यहाँ पर हो जाएगा गलत। कलिंग जो है उड़ीसा में था, ना कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पर घ नंबर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखा हुआ है गलत। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत। फिर देखिए यहाँ नंबर में क्या है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, मतलब अशोक ने जो अपने अभिलेखों को लिखवाया था क्या वो ब्राह्मी लिपि में थे। तो बात सही है, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और नीचे एक एक करके उसका सारा का आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उन समस्याओं की सूची बनाइए जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। मतलब देखिए हम लोगों को जो है ना उन समस्याओं को सूची बनाना है जिनका जो है अशोक समाधान धम्म के द्वारा करना चाहता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर में,
धम्म द्वारा दूर की जाने वाली समस्याएं। तो पहला समस्या क्या होगा, अगल बगल मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव, मतलब जो अलग अलग धर्मों के लोगों को मानते हैं ना उनके बीच आपसी टकराव को कम करना। फिर दूसरा है जानवरों की बलि, और तीसरा है दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार। इन तीनों की रोकथाम के कारण ही, इन तीनों को कमी करने के लिए जो है अशोक ने धम्म नामक के चीज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो चौथा पॉइंट है परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े। परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े को कम करने के लिए भी जो है अशोक ने धम्म की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। मतलब अशोक ने जो धम्म बनाया था उसके प्रचार के लिए उसने किन किन साधनों का प्रयोग किया, हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं 5 नंबर का। तो अशोक के धम्म प्रचार के साधन कौन कौन से थे। तो पहला है धम्म महामात की नियुक्ति की, मतलब जो लोग धम्म को समझते थे उनकी नियुक्ति की गई। फिर दूसरा है विदेशों में धम्म प्रचारक के प्रतिनिधियों को भेजा गया, मतलब जो लोग विदेश गए उनको जो है धम्म के प्रचार करने के लिए कहा गया। फिर तीसरा पॉइंट है अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों और शिलाओं में खुदवाए, मतलब अशोक के जो अच्छे वचन थे, धम्म के क्या क्या गुण हैं, उन सभी को जो है उन्होंने शिलाओं पर खुदवाया था। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों तक पढ़कर सुनाते हो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो है राजा के संदेश जो है ना उनको आम लोगों तक पढ़कर सुनाते थे। क्यों? क्योंकि आम जनता जो थी वो थोड़ी अनपढ़ थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों और उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। ठीक है, मतलब हम लोगों को दासों के जीवन के बारे में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। उत्तर हम लोगों ने लिखा है 6 नंबर। तो दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वह प्रायः युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं का निराकार हेतु कोई भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन नहीं था। मतलब दास जो है ना उनको खरीद के लाया जाता था। ठीक है, जिनके कारण उनका जो है स्थान बहुत नीचे था, जिसलिए वहाँ पर लोग जो है ना उनका जो है शोषण करते थे। ठीक है, फिर दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। मतलब सम्राट अशोक ने जो धम्म की नीति लागू की थी ना उससे जो है दासों और युद्धबंदियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब आसानी हुई अब लोगों के बीच में घुलने में, जिससे जो है उन लोगों की समस्याओं को दूर किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, 7 बोलते हैं इसको। तो रोशन को यह बताते हुए हमारे रुपये पर शेर क्यों दिखाए गए, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। ठीक है, मतलब हमारे सिक्के जो होते हैं ना उनमें शेर के चित्र बने होते हैं और उसके बारे में जो है हम लोगों को एक पैराग्राफ लिखना। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखना है तो उत्तर में देखिए कैसे लिखा है हम लोगों ने। तो हमारे रुपयों पर बने शेर चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ये चित्र हम रुपये सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेजों में भी तथा स्टैम्प पेपर पर भी देखते हैं। मतलब ध्यान से समझिए आंसर को। ठीक है, सम्राट अशोक जो थे ना उन्होंने मतलब 4 शेरों की एक चित्र बना, मतलब एक मूर्ति बनाया था जिसको जो है उन्होंने सारनाथ में स्थापित किया था। ठीक है, जहां पर उस चित्र से प्रभावित होकर जो है भारत सरकार ने 1 रुपये के सिक्के के साथ साथ कई दस्तावेजों में जो है उस स्तंभ का प्रयोग किया। ठीक है, जिसमें उसमें देखिएगा आगे शेर होगा। ठीक है, 4 शेर उसमें बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है, जो है ना बाघ का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व। ठीक है, इस शेर का, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होता तो तुम कौन सी 4 राजाज्ञाएं देते। मतलब देखिए, अगर हमें जो है अभिलेख जारी करने का शक्ति होती तो हम लोग क्या क्या करते, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। इतना हार्ड वर्ड के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। तो हम लोग देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे निम्नलिखित 4 राजज्ञाएं देते, मतलब 4 सलाहें देते, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखेंगे किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाए। देखिए, आप जब आगे की क्लास जाइएगा तब आप लोग पढ़िएगा वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में जो होता है सबसे पहले होता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये जो होता है ना, शूद्र सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर हम लोग अभिलेख जारी करेंगे तो क्या करेंगे, सबको जाति वर्ण व्यवस्था को जो हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। फिर दूसरा होगा सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, मतलब जितने भी धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को जो है समान दृष्टि से देखेंगे और सबको देखना भी चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो आगे पॉइंट में लिखा हुआ है तीसरा नंबर, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाए। देखिए, किसी को भी जो है गरीबी से निकालने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी होता है, इसलिए सभी को समान शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। फिर चौथा नंबर में है स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का प्रति अधिकार प्राप्त होंगे, मतलब जितने भी स्त्री है ना, उनको पुरुषों को जितना अधिकार मिलता है उस स्त्री को भी उतना भी अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।